स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया था बोर कॉन्सेप्ट के कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, हम रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बोर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल के हम कुछ अदर फॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को ये पता है कि बोर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बोर कॉन्सेप्ट अप्लाई ऑन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, ये आप लोग को पहले से पता है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल क्या हो सकते हैं कि जिनके पास क्या हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? हीलियम +1 हो सकता है, लिथियम +2 हो सकता है, बेरिलियम +3 हो सकता है। तो ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 1 है। तो बोर का कॉन्सेप्ट ये ड्रॉबैक भी है कि बोर का जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, एनर्जी के, रेडियस का, वेलोसिटी का, तो वो सब क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है। अगर एक से ज़्यादा आइटम हो तो वो बोर कॉन्सेप्ट उससे अप्लाई नहीं हो सकता। ये इनका ड्रॉबैक ही है एक तरह से। बोर का जो जनरल फॉर्मूला था कि किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या था, तो -2π² m² और z² और अपॉन h²। ठीक है, ये बोर का जनरल फॉर्मूला था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेते हैं आपके जेईई नीट वगैरह में या बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में कि जनरल फॉर्मूला क्या था। तो इसको ध्यान रखिएगा, -2π² m² अपॉन n² और इंटू h²। यहाँ पर माइनस साइन आप लोग को मैंने बताया था कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिसपे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ठीक है, ये साइन उसी को डिनोट करता है कि हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियस क्या है, अट्रैक्टेड है। ठीक है, जब इनफाइनाइट को होगा तो मतलब अट्रैक्शन कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, z² अपॉन n²। अगर हम बात करें वेरिएबल मतलब एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या था, z² अपॉन n²। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेशन से रिलेटेड। ये दो पार्टिकल दे दे, दो पार्टिकल का नाम दे दे, बोल दे ऑर्बिट का, उससे पूछ ले रेशियो कितना होगा एनर्जी का। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर हम सबकी वैल्यू पुटअप कर दें इसमें, ठीक है, अगर हम जूल पर एटम में निकालें, सबकी वैल्यू पुटअप कर दें और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखा, जिसकी वैल्यू होगी -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी यूनिट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वन को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना तो क्या करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें अनदर रिलेशन जो मिला कितना, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z² अपॉन n², और ये आ जाएगा जूल पर एटम में। एक फॉर्मूला आपको, ये क्या है, फॉर्मूले ही है, बस डिफरेंट यूनिट में है। ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि 1.6022 इंटू 10⁻19 जूल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना तो क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13.6 इंटू 1.6022 इंटू
-90, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, जूल पर एटम में। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती, कितने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एटम करना है, तो 1 मोल में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें इसमें करना है, तो क्या करो, हमें जूल पर एटम को इसमें कन्वर्ट करना है मोल में, तो क्या करो, इससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ से फाइनल जो बना है, फाइनल जो बनेगा कितना, -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो फाइनली आप हमें एनर्जी के 3 फॉर्मूले मिले, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये तीनों आपको याद रखना होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला, ठीक है, और यहाँ पे एक आपको जूल पर एटम में मिला, और एक यहाँ पे किलो जूल पर मोल में मिला, ठीक है। समझ में आया कि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को ऐसे जूल में कन्वर्ट किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इतना आ गया जूल पर एटम। अब 1 मोल में आपको पता है कि इतने एटम होते हैं, तो क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, पर एटम है, हमने इसमें डिवाइड कर दिया, तो आपका ये किसमें आ जाएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। ये हमने किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है, इसी को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, RS से डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू वेरी करती है, यूनिट पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, 2 ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, कोई भी 2 ऑर्बिट, उनके बीच का अगर हमें एनर्जी गैप निकालना है तो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, सेंटर न्यूक्लियस सबसे पहले ही पता है, और यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या, ई इनिशियल मान लिया, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हमने ई फाइनल मान लिया, और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन एनर्जी, डेल्टा ई निकालना हो। तो कैसे निकालोगे, ई फाइनल माइनस क्या करोगे, ई इनिशियल करोगे। अब यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला था, रिलेशन था डायरेक्ट एनर्जी का, क्या था, माइनस रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या था, एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा था जनरल, रेडबर्ग कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, -RH रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एन क्या रखेंगे, देखिए ये फाइनल एनर्जी है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एन फाइनल का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ई फाइनल की एनर्जी, माइनस यहाँ पर ई इनिशियल, तो यहाँ से क्या होगा, RH, ये माइनस रहेगा ही, और यहाँ से क्या होगा, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनल जो आया RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल के स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस RH इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, रेडबर्ग कांस्टेंट और जेड स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमने प्लस का कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉमन क्या ले लिया, RH इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये प्लस वाले को हम पहले ले लेते हैं। यहाँ से क्या बना, 1 इनिशियल का स्क्वायर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, तो ये हमारा डिफरेंस, 2 ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस कैसे एनर्जी का निकालेंगे, तो ये एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। माइनस कहाँ गायब हुआ, ये वाला क्लियर हुआ, देखिए क्या हुआ, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। हमने एनर्जी का फॉर्मूला एक बार एन इनिशियल के लिए अप्लाई कर दिया, एक बार एन फाइनल के लिए अप्लाई कर दिया, तो हमने एन फाइनल के लिए किया तो ये चीज़ बना, और एन इनिशियल के लिए ये चीज़ बना, और माइनस डिफरेंस निकालना है, और ये माइनस यहाँ रहेगा, तो क्या हुआ, यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो RH जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। हमने क्या करा, RH रेडबर्ग कांस्टेंट और जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमने ये चीज़ कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पर ये प्लस में है तो हमने क्या करा, 1 इनिशियल का स्क्वायर एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस ये माइनस और 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी का एक डिफरेंस, दो ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस का एनर्जी का फॉर्मूला लग गया। अब आपको ऑप्शन में जैसा दिया वैसा आर एच की वैल्यू ले लीजिए। तो आर एच के टर्म में क्या हो जाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻⁹, ये जूल में है, जूल पर एटम में, इंटू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर और अपॉन यहाँ से एन इनिशियल का स्क्वायर, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/फाइनल का स्क्वायर। तो ये आपका जूल में एनर्जी आ जाएगा, दो ऑर्बिट के बीच में जूल में एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। तो दो ऑर्बिट के बीच का अगर एनर्जी निकालना है, डिफरेंस कितना एनर्जी का डिफरेंस है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है। इससे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले तो मैं थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा जूल के टर्म हो गया। अब मान लीजिए हमें दो ऑर्बिट के बीच फ्रिक्वेंसी निकालना, कितना है फ्रिक्वेंसी का चेंज होगा। तो हमें ये पता है कि डेल्टा ई, मतलब ये चीज़, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन, ठीक है, ये आपको 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, लाइट की एनर्जी जो होती है इक्वल टू फोटोन की इक्वल टू एच न्यू होता है। अब यहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंसी के टर्म लिखना, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एच की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है, और डेल्टा ए की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू पुटअप कर दो तो आपका जो आंसर आएगा फ्रिक्वेंसी के टर्म में, तो यहाँ पर रखते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एच की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पर ये वैल्यू हम वैसे ही रख देते हैं, एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 एन फाइनल का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 3.29 इंटू 10⁻+15 आ जाएगा इंटू जेड स्क्वायर और एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 फाइनल का स्क्वायर। तो ये आपका हर्ट्ज में आ जाएगा। हर्ट्ज बोल दो या फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ठीक है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। ठीक है, तो या तो हर्ट्ज में बोल दो या तो पर सेकेंड बोल दो, दोनों चलेगा। तो आपका ये फ्रिक्वेंसी, दो ऑर्बिट है, जैसे मान लीजिए कि बोल दे कि इलेक्ट्रॉन इसमें है फर्स्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, तो आप फ्रिक्वेंसी कितना होगा, तो आप ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 ले लोगे, एन इनिशियल क्या लो, हमेशा फर्स्ट ले लो, और फाइनल क्या ले लो, 2 ले दो, सॉल्व करोगे तो वो फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, कितना फ्रिक्वेंसी का चेंज हुआ। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। सेकेंड चैप्टर मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले आएंगे सबको एक पेज में के साथ लिख लीजिए, तो आपको जब भी रिवीजन करोगे तो एक बार आप फॉर्मूला रिवाइंड कर लोगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो ठीक है नहीं आते हैं, उससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, बट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हो गया अपना एनर्जी का, और ये हो गया फ्रिक्वेंसी। तो अभी अभी हमने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखा था, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n इनिशियल का स्क्वायर और 1/n फाइनल का स्क्वायर, और ये हर्ट्ज में हमने अभी अभी फ्रिक्वेंसी का हमने फॉर्मूला देखा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको दूसरे टर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको एक चीज पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू, फ्रिक्वेंसी इंटू क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकाले तो क्या होगा, c/न्यू हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। और एक चीज आपको और पता है कि वेवलेंथ क्या होता है, एक चीज और पता है आप लोग को कि वेवलेंथ क्या होता है, 1/वेव नंबर होता है। वी बार को हम वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप होता है, आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर वेव नंबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ इक्वल टू 1/वी बार होता है, इसी को वेव नंबर बोलते हैं। तो हमने वी बार को अगर करा था 1/ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए तो c/न्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपका ये चीज बनेगा। अब क्या करो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो,
तो v बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.29 इंटू 10 की पावर 15। हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ये पुटअप कर रहे हैं इसमें, इंटू क्या होगा जेड स्क्वायर, और ये वाला तो इधर रहेगा ही माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको पता है, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये वैल्यू जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो आएगा 1.09677 इंटू 10 के पावर 7, ठीक है। बाकी ये जेड रहेगा ही क्योंकि पार्टिकल कौन सा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। 1/n इनिशियल की स्क्वायर 1/n फाइनल की स्क्वायर, और ये पर मीटर में आ जाएगा क्योंकि वेवलेंथ मीटर में होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और यहाँ से आपका ये वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग ने 3 फॉर्मूले देखे, डिफरेंस एनर्जी कैसे निकालेंगे 2 ऑर्बिट के बीच का, फ्रीक्वेंसी देख लिया हम लोग ने, वेव नंबर कैसे निकालेंगे ये देख लिया। अगर आपको वेवलेंथ पूछे तो वेव नंबर तो पता ही है, 1/, क्या कर दो वेवलेंथ निकालना तो 1/v बार कर दो वेव नंबर, तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा, वो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पे जो हमने फॉर्मूले पढ़े इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम jump from n equal to first to n equal to second orbit, then find energy, frequency, wave number and wavelength, ठीक है। ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड वेवलेंथ, ठीक है। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए ऑप्शन आपको जूल में दिया है, इनमें से आपको सब नहीं पूछे, कोई एक ही पूछ लेगा, तो मैंने इसमें क्वेश्चन में सब पूछ लिया है। तो अगर आपको चेंज इन एनर्जी निकालना हो, ठीक है, तो जूल के टर्म में कितना था 2.18 इंटू 10 की पावर -18। अब हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 1 हो जाती है, यहाँ रखने कोई मतलब है नहीं, इंटू एन इनिशियल क्या होगा, एन इनिशियल यहाँ पर क्या होगा, एन इनिशियल 1 और एन फाइनल कितना है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस क्या 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिख दिया तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 - 1 कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 ये आपका कितने जूल में आंसर आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका एनर्जी आ गया। और अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है डेल्टा ई बाई क्या होता है एच होता है, तो डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लोगे 2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू 3/4 और डिवाइड बाई क्या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 के पावर -34। तो ये सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर हर्ट्ज में आंसर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और अगर आपको वेव नंबर पूछे तो वेव नंबर निकालने का तरीका क्या है, वेव नंबर क्या था, मान लीजिए पहले वेवलेंथ पूछ लिया, ठीक है, वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ क्या था c इक्वल टू क्या था न्यू लैम्डा था, तो वेवलेंथ पूछे यहाँ से तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा c बाई न्यू आ जाएगा, तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 होता है डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी आपने निकाला है तो वहाँ से ये आंसर आ जाएगा। और आपको वेव नंबर पूछे तो वेव नंबर की यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दो वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से वेवलेंथ से जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो आपका वेव नंबर आ जाएगा। तो ये जूल में है, ये हर्ट्ज में है, ये क्या वेवलेंथ कितने मीटर में आ जाएगा, और वेव नंबर जो निकालोगे पर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ और एनर्जी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। कहते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बोर कॉन्सेप्ट applicable to hydrogen like particles such as helium plus lithium plus 2 and beryllium plus 3, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है,
Bohr concept applicable to hydrogen-like particles such as helium, lithium, and beryllium plus 3. Not applicable to multiple electron एटम। जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे बोर का जो जितने भी फॉर्मूले हमने उन पे पढ़े हैं वो सब अप्लाई नहीं होंगे, जिनका ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, he can't explain splitting of spectral line in मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन्होंने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में अभी हम लोग ने पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई भी पार्टिकल को पास कराते हैं तो वो स्प्लिट क्यों हो जाता है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रहा है तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। एंड दूसरा आता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, मतलब स्प्लिट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन एक यहाँ से आ रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिट होकर कई सारी लाइनें में ये क्या हो रहा है, स्प्लिट ऑफ हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों, इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो लाइन एक इधर से आ रही है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या हुआ, डिफरेंट लाइन में क्या हुआ, स्प्लिट अप हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रहा है तो इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रहा है कई सारी लाइनों में तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट। तो थर्ड पॉइंट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन, ठीक है, 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। ये 3D मॉडल के बारे में, 3 डायमेंशनल मॉडल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, भी इनके ड्रॉबैक में ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल का शेप के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हो गया इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर के पास डुअल के नेचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर है तो उसके पास 2 तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वो सब पढ़ेंगे। तो इतने पॉइंट्स है जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इनका जो कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले हम लोग ने डिराइव किया पढ़े, वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे अप्लाई होंगे। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, सिर्फ वो 1 हो। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उन पे वो सब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें अगर लाइन पास करा रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो स्प्लिट कैसे हो जाता है इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये 2 टर्म याद रखिएगा, जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट का ड्रॉबैक है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन
थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, मतलब 3D मॉडल जो था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए कोई, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इन्होंने कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं दिया और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या बोल सकते हो। और डुअल नेचर ऑफ मैटर, अभी तक हमने जो भोर कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है वो सब क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व ही नहीं करता है। जल्दी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया रदरफोर्ड के लिमिटेशन बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसको जेम्स क्लार्क ने एंड मैक्सवेल ने दिया था। जेम्स क्लार्क एंड मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। जेम्स क्लार्क एंड मैक्सवेल ने 1864 में दिया था। तो इनके पॉइंट्स क्या क्या थे, सबसे पहला पॉइंट ये था कि किसी भी सोर्स से, अब सोर्स क्या हो सकता है, हॉट रॉड हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, तो वहां से जो भी एनर्जी एमिट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में होती है, और उसी को उन्होंने बोल दिया रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला इनका जो पॉइंट था कि एनर्जी emitted from any source। अब सोर्स क्या हो सकता है, हॉट रॉड हो सकता है, गर्म रॉड हो सकता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, या कोई ईटीसी और भी कोई सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, कि एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इन फॉर्म ऑफ radiation called radiant energy। ठीक है, इनका ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होती है वो रेडिएशन के फॉर्म होती है, और उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, रेडिएंट एनर्जी। अब इनका जो सेकेंड पॉइंट था कि कोई भी रेडिएशन जो एमिट करता है उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हो तो रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other in direction of propagation, लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया, ये रेडिएशन इस डायरेक्शन में मूव करना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया। तो रेडिएशन में दो तरह की फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मान लीजिए हमने मान लिया ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इससे 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर 2D में हम इस तरह से बनाते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और इनका क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो रेडिएशन में दो तरह के फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये मान लिया, और डॉटेड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है कि रेडिएशन passes wave nature and travel with velocity of light। और लाइट की वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि रेडिएशन जो होता है उसके पास वेव नेचर होता है। ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, और लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
तो ये 3 पॉइंट हो गए। हमें ये पता चल गया कि रेडिएशन में वेव नेचर होता है, तो वेव में कौन कौन से टर्म होते हैं वो हमें क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वेव में आपको पता है कि वेव का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, वेव का वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेव की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये और क्या होता है, वेव नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये सब टर्म हमें जानने हैं, इनका डेफिनेशन, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूले, वो भी हमें जानना है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो उसके लिए हम एक वेव पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, और मान लीजिए सपोज ये हमारा एक वेव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वेव हो गया। अब वेव है तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लो, या फिर ठीक है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। ठीक है, और ये जो हाइट होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए से डिनोट करते हैं। ये जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे होता है ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच या दो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ दो ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस जो हो गया, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ये ले लो और इसको छोड़ के एक दूसरा, दो कॉन्जुगेटिव लगातार जो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो जो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और ये जो हाइट होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाई वन हम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट की बात करो तो यूनिट हर्ट्ज होता है, या फिर पर सेकेंड बोल दो, या फिर इसको बोल दो साइकिल पर सेकेंड बोल दो। तो इतनी इसके फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिट होती है। अब इसको न्यू से डिवीजन करते हैं, इसको हम पढ़ते क्या है, न्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड। यूनिट हर्ट्ज बोल सकते हो, या फिर पर सेकेंड लोगे, या फिर साइकिल पर सेकेंड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ, सेकेंड जो टर्म अपने को क्या पढ़ना है कि वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, वेवलेंथ को सबसे पहले रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, इससे इसको हम पढ़ते हैं क्या, लैम्डा। ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं, ये सिंबल होता है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, और कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ की जो यूनिट होती थी, वेवलेंथ को डिफरेंट यूनिट में हम डिनोट कर सकते हैं। मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, नैनोमीटर में कर सकते हैं, पिकोमीटर में कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट होती है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। अब आपको कुछ टर्म पता होना, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है।
तो ये सब यूनिट कन्वर्जन है और आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने कुछ प्रीफिक्स के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टर्म है, थर्ड जो टर्म है अपने को पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव पर यूनिट ऑफ टाइम। और आपको अच्छे से पता है वेव की वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के हम अप्रोक्स मानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और दैट इज 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर। तो जो टर्म है हमें जानना है वेव नंबर के बारे में। ठीक है, वेव नंबर के बारे में। तो वेव नंबर को हम वी बार से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या इसी को हम बोल सकते हैं रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ और कॉल्ड वेव नंबर। इसका फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर क्या है, रिसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 4 टर्म हम लोग ने डिस्कस कर लिया, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। 5th टर्म है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ये से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, वेव की जो हाइट थी या डेप्थ था, मतलब मैंने क्या बताया था, जैसे ये वेव है तो ये चीज ये जो हाइट होता है इसको, ये पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डेप्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हमने अपने पढ़े, तो उसको हम लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा कि E क्या होता है, h न्यू। ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा हम लोग ने पढ़ा कि C क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन से हम तीसरा एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, न्यू क्या, C/λ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ से एक नया रिलेशन बढ़ा E hc/λ। ठीक है, अब 4th हम लोग ने रिलेशन क्या देखा कि वेव नंबर हम लोग जानते हैं। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। तो 1/वेवलेंथ के प्लेस हम क्या रख सकते हैं, वेव नंबर, h c और यहाँ से वेव नंबर। ये 4 रिलेशन हम लोग ने देखे। इसमें क्या है, छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपसे एनर्जी पूछ लिया, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट बताई है, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट, फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन पूछ लेते हैं, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ लाइट वेवलेंथ दिया हुआ क्वेश्चन में, वेव नंबर पूछ ले, बाकी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है, एनर्जी आपको दिया हो। ये छोटे मोटे कुछ रिलेशंस हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनको भी बहुत ध्यान देना होगा, इनके फॉर्मूले को। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट, आज के सेशन में जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस आपको ज़रूरत है इन फॉर्मूले, जो छोटे मोटे फॉर्मूले आपके जो भी बुक है आपके पास, NCERT बुक्स होगा या कोई रेफरेंस बुक हो, उस पर आप इन फॉर्मूले का क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।